कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। ये हमें भारत पर जो शुरुआती विदेशी हमले हुए उस दौर की कहानी बताते हैं। जी हाँ। सोचिए 712 ईस्वी जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पहुंचा, मतलब कहानी वहां से शुरू होती है। बिल्कुल। हमारे पास चचनामा जैसे ग्रंथ हैं और अलबरूनी जैसे अहम लेखक भी। तो चलिए जरा इन स्रोतों में गोता लगाते हैं, देखते हैं क्या खास है इनमें। बिल्कुल। चचनामा, जिसे फतहनामा सिंध भी कहते हैं, वो शुरुआती जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। मूल रूप से अरबी में था, बाद में फारसी में अनुवाद हुआ, और इसमें सिंध के जो आखिरी हिंदू शासक थे, राजा दाहिर, हाँ दाहिर, और अरबों की सिंध विजय, इसका पूरा ब्यौरा मिलता है। दाहिर की राजधानी अरोड़ थी, ये भी पता चलता है। अच्छा, तो ये सिर्फ लड़ाई झगड़े की बातें हैं या कुछ और भी? मतलब उस वक्त के राजकाज, समाज के बारे में कुछ? नहीं नहीं, संकेत है। जैसे चचनामा में जिक्र आता है कि कासिम ने सिंध में जमीन पर एक टैक्स लगाया था, खिराज। ओह, अच्छा, खिराज। हाँ, तो इससे हमें शुरुआती अरब प्रशासन की एक झलक मिल जाती है कि भाई मामला सिर्फ फौज लेके जीतने का नहीं था, वो एक नया सिस्टम भी बनाना चाह रहे थे। सही बात है। तो ये तो बस शुरुआत हुई, इसके बाद फिर महमूद गजनवी का दौर आया। उसके बारे में तो बहुत सुना है। हाँ, गजनवी। स्रोत क्या कहते हैं, क्या सिर्फ लूटपाट ही थी? देखिए, गजनवी का नाम आते ही सोमनाथ मंदिर, उसके 17 हमले और बहुत सारा धन इकट्ठा करना, ये बातें सबसे पहले आती हैं। हाँ बिल्कुल, 1000 से 1027 ईस्वी के बीच। जी, और स्रोत ये कंफर्म करते हैं कि हाँ, उसका मुख्य मकसद पैसा लूटना था। पर एक दिलचस्प बात भी है। क्या? स्रोत बताते हैं कि गजनवी की सेना में सिर्फ तुर्क या अफगानी नहीं थे। अरे हाँ, और हिंदू सेनापति भी, जैसे तिलक का नाम आता है। तो ये दिखाता है कि मामला शायद सिर्फ धर्म का ही नहीं था, उस वक्त की जो राजनीति थी, फौजी जरूरतें थीं, वो सब भी था। ये तो वाकई एक अलग पहलू है। और हाँ, अल बिरूनी, वो भी तो गजनवी के साथ ही आया था ना? जी हाँ, अल बिरूनी। उसकी किताबुल हिंद इतनी खास क्यों मानी जाती है? अल बिरूनी की किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, वो 11वीं सदी के भारत को समझने के लिए, समझिए, एक खजाना है। वो सिर्फ घटनाएं नहीं लिखता, वो यहाँ का धर्म, दर्शन, साइंस, मैथ्स, रीति रिवाज, समाज का ढांचा, इन सब पर बहुत गहराई से लिखता है। अच्छा। जैसे वो यहाँ के लोगों की रोज की धार्मिक चीजें बताता है, यज्ञ, व्रत, दान, तीर्थ यात्रा। पर साथ ही वो ये भी नोट करता है कि भाई वेद पढ़ना सुनना सिर्फ ब्राह्मणों का काम था, दूसरों को मनाही थी। एक बाहरी विद्वान की नज़र से ये बहुत बारीक चीजें थी जो उसने देखी। कहते हैं कि पुराणों को पढ़ने वाला वो पहला मुसलमान था। वाह, यानी उस वक्त के समाज की एक अच्छी खासी तस्वीर अल बिरूनी ने खींची है। अच्छा, गजनवी के बाद फिर मोहम्मद गौरी? हाँ, मोहम्मद गौरी, जिसने यहाँ पर मतलब परमानेंट शासन की नींव रखी। तराइन के युद्ध तो बहुत फैसला कुन थे, है ना? बिल्कुल। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान से हार गया। हाँ। फिर 1192 में दूसरी लड़ाई में उन्हें हराया। और फिर 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, कन्नौज के जयचंद को हराया। इन जीतों ने ही भारत में तुर्की शासन का रास्ता पक्का कर दिया। मिन्हाज उस सिराज जैसे इतिहासकार हैं, उनकी तबकाते नासरी में इन सब का जिक्र है। तो ये फौजी और राजनीतिक बदलाव तो हुए, पर क्या इन स्रोतों से ये भी पता चलता है कि जो नए शासक आए और जो यहाँ की संस्कृति थी, उनके बीच कोई तालमेल, कोई संपर्क भी हुआ? हाँ, और ये बड़ा मजेदार पहलू है। मिसाल के तौर पर सिक्के। हाँ, महमूद गजनवी के कुछ चांदी के सिक्के मिले हैं। उन पर एक तरफ अरबी में कलमा लिखा है, ठीक है, और दूसरी तरफ उसी का संस्कृत अनुवाद, अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार। क्या बात है, संस्कृत अनुवाद। जी। और इसी तरह मोहम्मद गौरी के कुछ सिक्कों पर इस्लामी कलमा है और साथ में देवी लक्ष्मी की तस्वीर बनी हुई है। देवी लक्ष्मी की तस्वीर गौरी के सिक्के पर, ये तो कमाल है। इसका क्या मतलब समझे? देखिए, इतिहासकार मानते हैं कि ये शायद इसलिए था कि आम लोग बाजार में वो सिक्के आसानी से चल जाएं। अच्छा, स्वीकार्यता के लिए। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि जो नए शासक थे वो भी यहाँ की परंपराओं, यहाँ के प्रतीकों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ टकराव की कहानी नहीं है, इसमें एक तरह का सांस्कृतिक लेन देन या एडजस्टमेंट भी दिखता है। और समाज पर क्या असर पड़ा इन हमलों का? मैंने सुना है प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने इसे शहरी क्रांति जैसा कुछ कहा था। हाँ, प्रोफेसर हबीब। ये क्या विचार है और क्या ये स्रोतों से निकला है? जी, प्रोफेसर हबीब का तर्क था कि तुर्कों के आने से भारत में एक नगरीय क्रांति या शहरी क्रांति हुई।
उनका मानना था कि नए शासकों ने शहरों को बढ़ावा दिया, कारीगरों को, दस्तकारों को सीधे सपोर्ट किया। इससे जो पुराने जाति वाले बंधन थे वो कुछ हद तक ढीले पड़े और लोग थोड़ा ऊपर नीचे आ जा सके। अच्छा, सामाजिक गतिशीलता बढ़ी। हाँ, ये विचार मुख्य रूप से उस दौर के समाज और अर्थव्यवस्था के विश्लेषण पर आधारित है, जैसा कुछ ऐतिहासिक विवरणों से लगता है। पर क्या सब इतिहासकार मानते हैं ये बात, या इस पर बहस है? नहीं, बिल्कुल बहस है इस पर, काफी है। कई इतिहासकार हबीब साहब के नतीजों से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। वो मानते हैं कि बदलाव इतने सीधे नहीं थे या शायद उनके कारण कुछ और थे। लेकिन ये थ्योरी जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हमें सिर्फ राजनीतिक असर से आगे बढ़कर सोचने पर मजबूर करती है कि भाई समाज पर, अर्थव्यवस्था पर क्या लंबे समय का असर हुआ। तो कुल मिला के देखें तो ये स्रोत सिर्फ राजा लड़ाई की कहानी नहीं है। चचनामा से शुरुआती प्रशासन की झलक मिली। हाँ गजनवी के हमलों से धन और उसकी मिलीजुली सेना का पता चला। जी। अल-बिरूनी ने तो 11वीं सदी के भारत का कमाल का चित्र खींचा। गोरी की जीत ने नींव रखी, और सिक्कों से पता चलता है कि संस्कृति का भी कुछ लेन देन हुआ। बिल्कुल। और हबीब जैसे इतिहासकारों की व्याख्याएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि समाज पर क्या असर हुआ। एकदम सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, अल-बिरूनी ने जो 11वीं सदी का भारत देखा, रीति रिवाज, ज्ञान पर पाबंदी, धार्मिक मान्यताएं, वो एक बाहरी लेकिन बहुत जिज्ञासु और पढ़े लिखे आदमी की नजर थी। ये सोचना दिलचस्प होगा कि अगर उसी जमाने के किसी भारतीय लेखक ने अपने समाज के बारे में इतनी ही गहराई से लिखा होता तो क्या वो अल-बिरूनी की बातों से मेल खाता, या उसमें हमें कुछ अलग नजरिए, कुछ फर्क देखने को मिलते। वो अंदर का नजरिया कैसा होता? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। ये प्राचीन भारतीय इतिहास, साहित्य, कला, इन सब पर सवाल जवाब जैसे हैं, नोट्स जैसे लगते हैं ये, पर इनमें जानकारी काफ़ी छुपी हुई है ना? तो चलिए देखते हैं इन बिखरे हुए तथ्यों से क्या खास बातें निकलती हैं। प्राचीन भारत की एक झलक। बिल्कुल, ये स्रोत काफी विविध हैं। साहित्य है, वास्तुकला, कुछ राजवंशों की बातें, सांस्कृतिक चीजें भी। देखते हैं इन्हें जोड़कर क्या समझ में आता है। हाँ, सिर्फ लिस्टिंग नहीं करनी। अच्छा, तो शुरुआत साहित्य से करें। कई किताबें हैं, लेखक हैं, जैसे शास्त्र दीपिका, पार्वती परिणय, पर एक नाम ध्यान खींचता है, संध्याकर नंदी का रामचरित। इसे श्लेष काव्य कहा गया है। ये क्या होता है? हाँ, श्लेष काव्य मतलब जहाँ शब्दों के एक से ज्यादा अर्थ हों, डबल मीनिंग जिसे कहते हैं। इस ग्रंथ की खूबी यही है कि एक ही समय में ये भगवान राम की कहानी भी कहता है और पाल वंश के राजा थे रामपाल, उनकी कहानी भी। अरे वाह, एक तीर से दो निशाने। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उस जमाने में लिखने वाले कितने कुशल थे। और शायद सीधे सीधे बात कहने में कुछ दिक्कत रही हो, तो ऐसे तरीके अपनाए उन्होंने। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, और कल्हण की राजतरंगिणी का भी जिक्र है इसमें, कश्मीर का इतिहास। हाँ, राजतरंगिणी ये भारत की शुरुआती व्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक है। इसका समय भी दिया है करीब 1148 से 1150 ईस्वी, और इसमें 8 तरंग हैं, अध्याय। खास बात यह है कि ये सिर्फ राजाओं के नाम नहीं गिनाती, बल्कि घटनाओं का विश्लेषण करने की भी कोशिश करती है। अच्छा, ये इसे खास बनाता है। जी, और देखिए साथ में आयुर्वेद के वैद्य वाग्भट की अष्टांग संग्रह का भी नाम है जी। तो ज्ञान का दायरा काफी फैला हुआ था। सही बात है। अच्छा, अब जरा वास्तुकला की तरफ चलें। एलोरा का नाम तो बार बार आ रहा है नोट्स में, खासकर गुफा 16, कैलाश मंदिर। हाँ, कैलाश मंदिर उस समय की इंजीनियरिंग, उनकी शक्ति, सबका प्रतीक है। और एलोरा की एक और खासियत है, यहाँ आपको हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की गुफाएं मिलेंगी। कुल 34 है शायद, तीनों एक ही जगह पर। जी हाँ, ये उस युग की सहिष्णुता या कहिए साथ रहने की भावना दिखाता है। ब्राह्मण गुफाओं में धुमेर लैंड, रावण की खाई, ये सब प्रमुख हैं। और दक्षिण में पल्लवों का मामल्यपुरम। हाँ, महाबलीपुरम जिसे कहते हैं। हाँ, मामल्यपुरम, इसे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्य ने बसाया था। यहाँ के रथ मंदिर बहुत मशहूर है, चट्टानों को काट कर बनाए गए, जैसे वो धर्मराज रथ। बिल्कुल, वो और दूसरे रथ भी, ये सब एकाश्मक है, एक ही पत्थर से बने। फिर वहाँ गुफा मंदिर भी हैं और बाद में संरचनात्मक मंदिर भी बने। तो पल्लव वास्तुकला के अलग अलग चरण दिखते हैं। और कांची उनकी राजधानी थी, है ना? शिक्षा का केंद्र भी। जे
कांची एक बड़ा केंद्र था। अच्छा, उड़ीसा के मंदिरों की भी बात है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर तो नागर शैली में है। हाँ, उत्तर भारतीय शैली। पर एक मंदिर है वैताल देउल। उसके बारे में लिखा है कि उसका शिखर द्रविड़ शैली का है। ये थोड़ा अनोखा नहीं, उत्तर भारत में द्रविड़ शिखर? हाँ, ये कैसे? यही इसकी खासियत है। जगन्नाथ मंदिर का शिखर तो वैसा है जैसा उत्तर भारत में होता है, ऊपर पतला होता हुआ। लेकिन भुवनेश्वर का वैताल देउल, उसका शिखर आयताकार या बैरल जैसा है, जैसा दक्षिण में होता है। तो ये उत्तर और दक्षिण की शैलियों का एक तरह का संगम है। दुर्लभ है ये। समझ गया। अच्छा, आप कुछ शासकों और राजनीति पर आते हैं। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, यस, इसका क्या महत्व है? ऐहोल अभिलेख, इसे रवि कीर्ति ने लिखा था। इसमें पुलकेशिन की जीतें तो हैं ही, पर साथ में कालिदास, भारवी जैसे कवियों का नाम भी है। और एक दिलचस्प बात, इसमें महाभारत युद्ध के समय की गणना का भी प्रयास है। तो ये इतिहास और साहित्य दोनों के लिए जरूरी है। और एक राजा भोज का जिक्र है, परमार वंश के। उनकी मृत्यु पर एक श्लोक कहा गया, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आज धारा नगरी, राजा भोज की राजधानी, बेसहारा हो गई और देवी सरस्वती भी बिना सहारे के रह गईं। ओह, ये दिखाता है कि राजा भोज कला और ज्ञान के कितने बड़े संरक्षक थे। उनकी मौत विद्वानों, कलाकारों के लिए बहुत बड़ा धक्का थी। सही। और कल्लण की राजतरंगिणी में एक और किस्सा है, कश्मीर के राजा चंद्रपीठ का। हाँ, वो भी बड़ा मानवीय है। राजा एक मंदिर बनवाना चाहते थे और जमीन एक चर्मकार की झोपड़ी वाली थी। तो राजा खुद उसके पास गए जमीन मांगने, ये नहीं कि बस छीन ली। ये शासन का एक अलग पहलू दिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, हिंदुस्तान शब्द का पहला प्रयोग ये कहाँ मिलता है? हाँ, ये तथ्य भी ध्यान देने लायक है। हिंदुस्तान शब्द सबसे पहले ईरान के ससानी शासकों के अभिलेखों में मिलता है, 3री सदी के आसपास। सिंधु नदी के पार के इलाके के लिए वो ये शब्द इस्तेमाल करते थे। अच्छा, ये तो ईरान से आया। जी। अब कुछ और सांस्कृतिक बातें देख लेते हैं। जैसे दक्षिण भारत में एक खास तरह का स्टील बनता था, वुड्स स्टील। अच्छा, लगभग 300 ईसा पूर्व से। वुड्स स्टील। हाँ, कहते हैं कि दमिश्क की जो मशहूर तलवारें बनती थीं, वो इसी स्टील से बनती थीं। सोचिए, प्राचीन भारत की मेटलर्जी कितनी उन्नत थी। कमाल है। और महिला शिक्षकों के लिए भी कुछ शब्द थे। जी हाँ, आचार्य और उपाध्याया, हाँ, ये शब्द महिला शिक्षकों के लिए प्रयोग होते थे। ये भी जानना जरूरी है। बिल्कुल। और वो 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जी। इनका जिक्र अक्सर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जोड़ा जाता है, पर स्रोत कुछ और कहते हैं। हाँ, स्रोत साफ करते हैं कि इनका पहला व्यवस्थित उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है, अर्थशास्त्र में नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें हमारी समझ को और साफ करती हैं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से ये समझ आता है कि प्राचीन भारत में साहित्य, कला, तकनीक, शासन, समाज सब कितने विकसित थे और कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बिल्कुल, ये सिर्फ अलग अलग तथ्य नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे एक जीती जागती जटिल सभ्यता की तस्वीरें देख रहे हों, और ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि उस जमाने की सोच, उनकी तकनीक, उनकी मान्यताएं आज भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन को छू रही हैं। सही कहा। तो श्रोताओं के लिए आज का विचार छोड़ जाते हैं। प्राचीन भारत की ये जो ज्ञान परंपराएं हैं, या कला शैलियां, या सामाजिक विचार, क्या आज भी ये किसी रूप में हमारे बीच जिंदा हैं? और अगर हैं तो कैसे? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार। की कुछ खास गलियों में चलते हैं। नमस्कार। हमारे पास कुछ समझिए ऐतिहासिक स्रोत हैं, शायद किसी परीक्षा की तैयारी वाले नोट्स जैसे लगते हैं। इनसे हम उस दौर की कुछ प्रशासनिक बारीकियां, कुछ अनोखे तथ्यों और सांस्कृतिक झलकियां समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, देखते हैं क्या निकलता है इन पन्नों से। तो मकसद है इन नोट्स से सल्तनत काल की अहम जानकारी निकालना, कुछ खास शब्द, कुछ नीतियां, इमारतें। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर सल्तनत काल में प्रशासन की बात करें तो एक पदनाम बड़ा ध्यान खींचता है, बरीद ए मुमालिक। हाँ, ये कौन थे? मतलब इनका क्या महत्व था? ये दरअसल गुप्तचर विभाग के प्रमुख होते थे, हेड ऑफ इंटेलिजेंस कह सकते हैं। अच्छा, इनके तहत काम करने वाले होते थे बरीद। बरीद? हाँ, मतलब जासूस या संदेशवाहक। ये सल्तनत के कोने कोने से सुल्तान तक सीधी खबरें पहुंचाते थे।
तो मतलब सूचना पर नियंत्रण बहुत जरूरी था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उस दौर में एक व्यवस्थित खुफिया तंत्र को कितनी अहमियत दी जाती थी। शायद राज्य की स्थिरता के लिए यह जरूरी भी था। सही बात है। अच्छा, सूचना नियंत्रण के अलावा अर्थव्यवस्था भी उतनी ही जरूरी रही होगी। एक शब्द आता है हके शर्ब। जी। ये किस तरह का कर था, कुछ आइडिया है? हाँ, ये फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। एक सिंचाई कर था ये। सिंचाई कर? जी। जिन जमीनों को नहरों से पानी मिलता था ना, हाँ, उनकी उपज के 10वां हिस्सा, मतलब 10% कर के रूप में लिया जाता था। ओह अच्छा। और दिलचस्प ये है कि ऐसा कर लगाने वाला वो पहला सुल्तान था। बिल्कुल। ये सिर्फ राजस्व का स्रोत नहीं था, ये भी दिखाता है कि राज्य शायद कृषि के लिए बुनियादी ढांचे जैसे नहरों वगैरह में निवेश कर रहा था और फिर उसके रख रखाव के लिए संसाधन जुटा रहा था। सही कहा, एक तरह से इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न। हाँ, और अलाउद्दीन खिलजी का भी एक कर था, चराई कर। हाँ, चराई कर। क्या ये सिर्फ पशुओं पर लगाया गया एक और टैक्स था या कुछ और बात थी इसमें? लगता तो है कि ये दुधारू पशुओं पर लगता था, गाय, भैंस, बकरी वगैरह। अच्छा, लेकिन फरिश्ता जैसे इतिहासकार बताते हैं कि इसमें एक जरूरी रियायत थी। क्या रियायत? किसानों के जो जरूरी जानवर होते थे, जैसे खेती के लिए 2 जोड़ी बैल, हाँ वो तो जरूरी है, कुछ गाय भैंस, 10 बकरियां, ये सब इस कर से मुक्त थे। अच्छा, तो ये महज टैक्स लगाना नहीं था, मतलब इसमें शायद ये सोच भी थी कि किसानों पर ज्यादा बोझ ना बढ़े। बिल्कुल, ताकि कृषि अर्थव्यवस्था चलती रहे। सही। अच्छा, प्रशासन और करों से आगे बढ़कर अगर शासकों की नीतियों को देखें तो इल्तुतमिश का वो सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाना, ये तो काफी आधुनिक लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ एक परंपरा शुरू करना नहीं था। चांदी के टंके पर टकसाल यानी मिंट का नाम लिखवाना, हाँ, ये सल्तनत की आर्थिक संप्रभुता और मुद्रा पर उसके कंट्रोल का प्रतीक था। इससे व्यापार में भी आसानी हुई होगी। जाहिर है, स्थिरता और विश्वास बढ़ता था। उसने वो तांबे का जीतल भी चलाया था। जी जी। ये सब एक स्टैंडर्डाइजेशन की कोशिश थी, एक व्यवस्थित अर्थव्यवस्था बनाने पर ध्यान था। फिर एक बिल्कुल अलग मिजाज के शासक आते हैं, बलबन। हाँ, बलबन। जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया की उपाधि, और वो लौह एवं रक्त की नीति, ये क्या दर्शाता है? देखिए, बलबन का दौर सल्तनत में सुल्तान के पद की, आप कह सकते हैं, इज्जत और ताकत को दोबारा स्थापित करने का प्रयास था। अच्छा। लौह एवं रक्त की नीति तो सीधी सी बात है, विद्रोहों को सख्ती से कुचलना, अनुशासन कायम करना। बहुत सख्त। हाँ, और उसने इल्तुतमिश का बनाया वो शक्तिशाली तुर्क गुट था ना, तुर्कान चहलगानी। हाँ, 40 सरदारों का गुट। जी, उसे भी खत्म कर दिया। और मजे की बात यह कि वो खुद कभी उसका हिस्सा था। अरे, तो ये दिखाता है कि सत्ता को सेंट्रलाइज करने की जरूरत महसूस हो रही थी। बिल्कुल, शायद वो पुरानी व्यवस्था खुद सुल्तान के लिए चुनौती बन गई थी। और इसी सल्तनत में एक शासक कवि भी था, सिकंदर लोधी। हाँ, गुलरुख उपनाम से लिखता था। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है सल्तनत का। सिकंदर लोधी सिर्फ प्रशासक नहीं था, कला और साहित्य में भी रुचि रखता था। अच्छा। उसके समय में संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हुआ, फरंग-ए-सिकंदरी नाम से। फरंग-ए-सिकंदरी, आयुर्वेद का अनुवाद। जी, ये दिखाता है कि शासकों की दुनिया सिर्फ जंग और सियासत तक ही नहीं थी, ज्ञान और संस्कृति को भी जगह थी। सही बात है, शासकों की छाप सिर्फ नीतियों पर ही नहीं, इमारतों पर भी दिखती है। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जी, इसके बारे में क्या खास है? इसे पहली तुर्की मस्जिद मानते हैं शायद? हाँ, इसे भारत में बनी पहली तुर्की मस्जिदों में गिना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था इसे। और कहते हैं कि ये किसी मंदिर के अवशेषों पर बनी थी। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि इसे बनाने में पहले से मौजूद मंदिरों के हिस्सों का इस्तेमाल हुआ। ये उस दौर के शुरुआत में वास्तुकला के नए प्रयोग और अलग अलग शैलियों के मिश्रण का एक अहम उदाहरण है। और लोधी काल की खास पहचान है वो अष्टभुजाकार मकबरे। हाँ, सही पकड़ा। लोधी काल को वाकई मकबरों का काल भी कहते हैं। अच्छा। और उनकी वास्तुकला में ये ऑक्टागोनल शैली बहुत खास थी। और सिकंदर लोधी के मकबरे में एक और नई चीज देखने को मिलती है। क्या? दोहरा गुंबद, डबल डोम। डबल डोम? हाँ, भारत में पहली बार। हाँ, माना जाता है कि ये पहली इमारत थी जिसमें इसका इस्तेमाल हुआ। ये तकनीक गुंबद को अंदर से ऊंचा और बाहर से भव्य दिखाने में मदद करती थी। वाह, ये तो आर्किटेक्चर में एक बड़ा विकास था। बिल्कुल, भारतीय वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण विकास। तो इन सब जानकारियों को अगर हम जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? दिल्ली सल्तनत सिर्फ लड़ाइयों और सुल्तानों के बदलने का इतिहास तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं,
ये छोटे छोटे टुकड़े दिखाते हैं कि ये एक बहुत जटिल दौर था जहां प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति सब साथ साथ विकसित हो रहे थे। एक तरफ खुफिया तंत्र मजबूत हो रहा था तो दूसरी तरफ सिंचाई और मुद्रा का मानीकरण भी। और शासक अपनी सत्ता मजबूत कर रहे थे, लेकिन साथ ही ज्ञान और कला को भी संरक्षण दे रहे थे। जी, हर पहलू जुड़ा हुआ था। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों में रजिया सुल्ताना का दिल्ली की जनता से किया गया वो संवाद है ना, हाँ, वो किस्सा कि अगर वो उनकी उम्मीदों पर खरी न उतरे तो उसे हटा दिया जाए। क्या इसे उस वक्त के हिसाब से शासक और जनता के बीच एक किस्म का अलिखित समझौता, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। उस जमाने के संदर्भ में इसका क्या मतलब निकाला जाए, इस पर और खोजबीन की जा सकती है। बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी, से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेजों और शोध पत्रों में जरा गहराई से उतर रहे हैं। जी, इनमें हमें प्रशासन, समाज और संस्कृति, शासकों से जुड़े कई अहम पहलू मिलते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों की तह तक चलते हैं। हमारा मकसद है कि मुगल काल की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो बारीकियां हैं, उनको समझें। हम देखेंगे कि भाई प्रशासन कैसे चलता था, कुछ खास शासकों ने क्या छाप छोड़ी और उस दौर की क्या कहते हैं खास बातें क्या थी। जी बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं प्रशासन और सुरक्षा से। स्रोतों में सड़कों की, मार्गों की सुरक्षा का काफी जिक्र मिलता है। हाँ, ये प्रशासन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी देखा जाए तो। कारवां, सराएं और वो जो बंजारों के टांडे होते थे ना, मतलब उनके यात्रा करने वाले समूह, हाँ, उनको अक्सर संगठित और हथियारबंद रहना पड़ता था ताकि लूटपाट से बच सकें। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि अगर किसी अधिकारी के इलाके में चोरी या डकैती हो जाती थी तो उससे या तो वो लूटा हुआ माल वापस लाना होता था या फिर पीड़ित को अपनी जेब से मुआवजा देना पड़ता था। मुआवजा मतलब अपनी जेब से? ये तो काफी सख्त नियम लगता है। हाँ, सख्त तो था। उम्मीद यही थी कि इससे अधिकारी सतर्क रहेंगे। हाँ, हालांकि कभी-कभी ये थोड़ा क्रूर भी हो जाता था, जैसे कभी शक के आधार पर पूरे गांव को ही लूट लिया। अरे बाप रे। हाँ, और पानी के रास्तों के लिए, नदियों की सुरक्षा के लिए एक अलग अधिकारी था, मीर-ए-बहर। मीर-ए-बहर? अच्छा, ये क्या देखता था? ये जल परिवहन की देखरेख, नदियों की सुरक्षा, नावों का इंतजाम, ये सब। समझ गया। अच्छा, प्रशासन की बात चल रही है तो जाहिर है राजस्व का जिक्र तो आएगा ही। कुछ खास शब्द मुझे बार बार दिखे, जैसे एक है आईन-ए-दहसाला। हाँ, आईन-ए-दहसाला। ये अकबर की 10 साला राजस्व व्यवस्था थी। 10 साला? जी, मतलब पिछले 10 साल की औसत उपज के आधार पर राजस्व तय होता था। इससे थोड़ी निश्चितता आती थी, किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी। अच्छा, और एक और शब्द था जब्ती। इसका क्या मतलब था? जब्ती का मतलब था भूमि की पैमाइश, मतलब नाप जोक करके उसके आधार पर राजस्व तय करना। ओके। इसी से जुड़े कुछ और शब्द भी हैं, जैसे खालसा भूमि। हाँ, खालसा। वो जमीन जो सीधे बादशाह के नियंत्रण में होती थी, और पैबाकी वो जमीन जो जागीर के तौर पर देने के लिए अलग रखी जाती थी। अच्छा, मतलब रिजर्व्ड लैंड। हाँ, एक तरह से। और महसूल वो असल आमदनी थी जो किसी जागीर से मिलती थी। और शेरशाह सूरी के वो मुद्रा सुधार, चांदी का रुपया और तांबे का दाम, इनका असर भी तो रहा होगा मुगल काल में। अरे बिल्कुल, शेरशाह के जो मानक सिक्के थे वो मुगल मुद्रा व्यवस्था का आधार बने। एक और अहम चीज थी वतन जागीर। वतन जागीर? हाँ, ये अकबर के आखिरी सालों में शुरू हुई। ये खास तौर पर राजपूत राजाओं को उनकी अपनी रियासतों में दी जाती थी, एक तरह से उनकी पुश्तैनी जमीन पर ही। अच्छा, उन्हीं के इलाके में? जी, और शाहजहां ने माहवार वेतन प्रथा शुरू की, मतलब मनसबदारों को महीने के हिसाब से वेतन मिलना शुरू हुआ। मंथली सैलरी सिस्टम। ओके, चलिए अब जरा कुछ शासकों और उनके दौर की खास बातों पर आते हैं। अकबर के समय में बड़े सुधार हुए, जैसे 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। हाँ, और 1564 में जजिया कर। बिल्कुल। फिर 1575 में उन्होंने इबादत खाना बनवाया। ये किस लिए था? इबादत खाना मतलब पूजा घर। यहाँ अकबर अलग अलग धर्मों के विद्वानों को बुलाकर उनसे चर्चा करते थे। अच्छा, डिबेट्स होती थी। हाँ, धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर। ये उनकी वो धार्मिक जिज्ञासा और सहिष्णुता की नीति का हिस्सा था। उन्होंने सिख गुरु रामदास जी को जमीन भी दान दी थी। हाँ, अमृतसर वाली जमीन। जी हाँ, जहाँ बाद में अमृतसर शहर बसा।
और संगीत सम्राट तानसेन तो खैर उनके नवरत्नों में थे ही। बिल्कुल, अकबर के बाद जहांगीर, उनके बारे में कहते हैं कि चित्रकला में बड़ी रुचि थी उनकी। हाँ, बहुत। उन्हें कला की, खासकर चित्रकला की बहुत गहरी परख थी। खुद भी चित्र बनाते थे। उन्होंने कश्मीर में शालीमार बाग भी बनवाया। लेकिन उनके दौर में एक दुखद घटना भी हुई, गुरु अर्जन देव जी को मृत्युदंड देना। हाँ, उसका जिक्र आता है। वजह क्या बताई जाती है? वजह शहजादे खुसरो की बगावत में उनकी मदद करना बताया जाता है। वैसे जहांगीर को प्यार से शेखू बाबा भी कहते थे। शेखू बाबा? जी, अकबर उन्हें इसी नाम से पुकारते थे और उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी फारसी में लिखी। अच्छा, फिर आते हैं शाहजहां। इनका दौर तो वास्तुकला का मतलब स्वर्ण युग कहलाता है। बिल्कुल। ताजमहल के अलावा उन्होंने वो मशहूर मयूर सिंहासन तख्ते ताउस बनवाया। हाँ, तख्ते ताउस। और राजधानी भी बदली उन्होंने। जी हाँ, राजधानी आगरा से दिल्ली ले गए, जिसे शाहजहानाबाद नाम दिया। उन्होंने दरबार के रिवाजों में भी बदलाव किया था। जैसे वो सिजदा होता था, जमीन पर लेटकर सलाम करना, और पैबोस मतलब बादशाह के पैर चूमना। हाँ। वो प्रथाएं खत्म हुए के चहार तस्लीम शुरू की। ये सलाम करने का एक नया तरीका था। अच्छा, चहार तस्लीम। हाँ। ओके। और फिर औरंगजेब, इनका शासनकाल तो काफी लंबा चला। हाँ, काफी लंबा। उनकी मृत्यु 1707 में हुई और उन्हें खुल्दाबाद में दफनाया गया। खुल्दाबाद महाराष्ट्र में? जी, औरंगाबाद के पास। उन्होंने जजिया फिर से लगा दिया था। हाँ, है ना? हाँ। 1679 में उन्होंने जजिया फिर से लागू किया और दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। पाबंदी? लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि वो खुद। हाँ, यही दिलचस्प बात है। पाबंदी के बावजूद वो खुद एक बहुत कुशल वीणा वादक थे। अच्छा, ये तो विरोधाभास है ना? और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके समय में जो मनसबदार थे, उनमें हिंदुओं, खासकर दक्कनी अमीरों की संख्या अनुपात में सबसे ज्यादा थी। अच्छा, औरंगजेब के समय में? ये तो आमतौर पर लोग नहीं जानते। हाँ, ये आंकड़े बताते हैं। कुछ और दिलचस्प बातें भी हैं इन स्रोतों में, जैसे शेर शाह सूरी ने सड़कों और सरायों का जाल बिछवाया था। जी, और यात्रियों के लिए खाने का इंतजाम भी होता था उन सरायों में। वाह। और बाबर, उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखी थी। हाँ, चगताई तुर्की में, और उन्हें काबुल में दफनाया गया। आईने अकबरी का भी जिक्र है। इसे क्या माना जाता है? अबुल फजल की आईने अकबरी को उस जमाने का एक तरह से सरकारी गैजेटियर या नियम पुस्तिका कह सकते हैं। इसमें प्रशासन की बहुत बारीकियां दर्ज हैं। ओके। और मनसब, ये शब्द भी बार बार आता है। मनसब का सीधा मतलब था पद या रैंक। इससे अधिकारी की हैसियत, उसका वेतन और उसे कितने सैनिक रखने हैं, ये सब तय होता था। ठीक है। और मीर बख्शी? मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। भर्ती, वेतन, घोड़ों को दागना, सैनिकों का हुलिया रखना, ये सब उसके जिम्मे था। अच्छा, एक मजेदार बात जहांगीर से जुड़ी मिली, दिवाली पर जुआ। हाँ, वो दिवाली के मौके पर 3 रातों तक चलने वाली जुए की महफिल में हिस्सा लेते थे। क्या बात है। जी। तो इन तमाम जानकारियों से मुगल काल की एक बड़ी मिलीजुली सी तस्वीर उभरती है। एक तरफ इतना विस्तृत प्रशासन, कला संस्कृति का विकास, तो दूसरी तरफ लगातार संघर्ष भी चल रहे हैं, सत्ता के लिए खींचतान है। बिल्कुल। और यही एक सवाल शायद सोचने लायक है कि इतनी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था, इतना सांस्कृतिक काम, इसके बावजूद ये जो लगातार संघर्ष चलते रहे, उत्तराधिकार के युद्ध हुए, ये क्या दिखाते हैं? शायद ये उन अंदरूनी तनावों की तरफ इशारा करते हैं जो इतने बड़े और विविध साम्राज्यों में अक्सर मौजूद रहते ही हैं। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। तो इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। शायद चौंकाने वाले पहलू निकालना, है ना? शिवाजी महाराज के सैन्य प्रबंधन से लेकर कृष्णदेवराय के साहित्यिक योगदान तक कई परतें हैं। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी की गहराई में उतरना। हाँ, ये स्रोत हमें सिर्फ घटनाओं की एक सूची नहीं देते, बल्कि शासकों की सोच, प्रशासन की बारीकियां और यहाँ तक कि जो विदेशी यात्री आए, उनकी नजरों से उस युग को देखने का मौका भी देते हैं। देखते हैं ये जानकारियां कैसे जुड़कर एक पूरी तस्वीर बनाती हैं। तो सबसे पहले विजयनगर, और विजयनगर मतलब कृष्णदेवराय। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने हजारा मंदिर बनवाया और उन्हें आंध्रभोज जैसी उपाधि भी मिली थी। ये सिर्फ नाम नहीं,
है ना? ये उनके कला और ज्ञान के प्रति सम्मान को दिखाता है। हाँ बिल्कुल। और ये सम्मान सिर्फ उपाधि तक ही नहीं था। उनका जो समय था उसे तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उनके दरबार में अष्टदिग्गज थे, मतलब 8 महान कवि। 8 कवि? हाँ, और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि कृष्णदेव राय खुद एक बड़े विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याण विजयम जैसे ग्रंथ लिखे। अच्छा, उन्होंने खुद लिखे? हाँ, खुद लिखे। ये दिखाता है कि शासक का कला में निजी तौर पर कितना गहरा रुझान था, और ये शायद पूरे राज्य में रचनात्मकता को भी बढ़ावा देता होगा, है ना? ये तो सच में प्रभावशाली है। अच्छा, वो पुर्तगाली यात्री डोमिंगो स्पेस, उसने भी तो उनकी तारीफ की है, पर साथ में ये भी लिखा है कि उन्हें गुस्सा जल्दी आता था। ये थोड़ा अलग सा लगता है। सही कहा। पेस उन्हें महान और न्यायप्रिय तो बताते हैं, लेकिन ये भी लिखते हैं कि उन्हें अचानक तेज गुस्सा आ जाता था। अब स्रोत इस पर ज्यादा नहीं बताते कि इस गुस्से का मतलब शासन पर क्या असर पड़ता था। हाँ, पर ये हमें याद दिला दे कि इतिहास के महान लोग भी वो भी इंसान ही थे, अपनी कमजोरियों के साथ। उनके चरित्र की एक और परत। बिल्कुल। तो कृष्णदेव राय ने जहां कला और साहित्य से पहचान बनाई, वहीं एक और महान शासक शिवाजी महाराज ने अपने सैन्य संगठन और प्रशासन के दम पर एक साम्राज्य खड़ा किया। स्रोतों को इसका भी बड़ा दिलचस्प ब्यौरा है, खासकर वो विदेशी जीवनीकार कॉस्मे द ग्वाडा। हाँ, ग्वाडा का जो विवरण है वो हमें एक बाहरी नजरिए से शिवाजी के प्रभाव को समझने में मदद करता है। और उनका सैन्य संगठन देखिए जरा। नायक, जो 9 सैनिकों का प्रमुख होता था। 9 सैनिक? हाँ, फिर हवलदार, जिसके नीचे 10 नायक होते थे, या कुछ स्रोतों में 25 घुड़सवार। फिर जमादार, 5 हवलदारों पर, और फिर एक हजारी, जिसके नीचे 10 जमादार होते थे। वाह, ये तो काफी व्यवस्थित है। हाँ, ये सिर्फ पद नहीं थे, ये कमान की एक बिल्कुल स्पष्ट श्रृंखला थी। इसी ने जमीनी स्तर पर अनुशासन और बड़े पैमाने पर सैन्य अभियानों को मुमकिन बनाया। मराठा शक्ति की नींव इसी संगठन ने रखी, कह सकते हैं। और उनकी राजस्व नीति, वो मलिक अंबर वाली बात, टैक्स की दर भी बदली थी शायद। बिल्कुल। शुरुआत में तो उपज का 13 हिस्सा लिया जाता था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 25 यानी 40% कर दिया गया। 40%? ये तो काफी ज्यादा लगता है। हाँ, ये दर महत्वाकांक्षी लगती है, पर शायद ये शिवाजी की उस जरूरत को भी दिखाता है कि एक तेजी से बढ़ते साम्राज्य और लगातार युद्धों के लिए संसाधन जुटाना कितना जरूरी था। साम्राज्य बनाना कोई सस्ता काम नहीं था, है ना? सही कहा। और फिर वो चौथ और मुकासा का सिस्टम भी था। वो क्या था? 66% हिस्सा सरदारों को। ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, चौथ जो था वो पड़ोसी इलाकों से उनकी सुरक्षा के बदले में वसूला जाता था, और उसका करीब 2/3 हिस्सा, जिसे मुकासा कहते थे, वो मराठा सरदारों को दिया जाता था। किस लिए? उनकी अपनी सैन्य टुकड़ियों के रखरखाव के लिए। तो ये सिर्फ भुगतान नहीं था, ये असल में सरदारों को वफादार बनाए रखने और साम्राज्य के विस्तार में उनकी भागीदारी पक्की करने का एक तरीका भी था। मराठा विस्तार की मशीनरी का एक अहम पुर्जा था ये। अच्छा, विदेशी यात्रियों की बात चली थी तो फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक का जिक्र आता है। देवराय द्वितीय के समय विजयनगर आया था वो। हाँ, उसने शहर की भव्यता का वर्णन किया है। 7 परकोटों वाला शहर। सोचिए जरा, कितना भव्य रहा होगा वो शहर। वाकई। और फिर एक और इतालवी यात्री निकोलो डी कॉन्टी, वो देवराय प्रथम के समय आया था। उसने विजयनगर में जो सती प्रथा थी, जिसे सहगमन कहा जाता था, उसका आंखों देखा हाल लिखा है। ये वृत्तांत किसी सरकारी रिपोर्ट से कहीं ज्यादा जीवंत तस्वीर देते हैं। हमें उस समय के समाज, उनके रीति रिवाजों और रोजमर्रा की जिंदगी की सीधी झलक मिलती है इनसे। लेकिन साम्राज्यों के बीच सिर्फ व्यापार और यात्राएं ही तो नहीं होती, संघर्ष भी होते हैं। विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच रायचूर दोआब को लेकर वो तो लगातार झगड़ा चलता रहता था। ये सिर्फ उपजाऊ जमीन का टुकड़ा नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ उपजाऊ ही नहीं था, बल्कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच होने की वजह से सामरिक रूप से, मतलब स्ट्रेटेजिकली, बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ। और इसी तरह के संघर्षों का अंत अक्सर युद्ध में होता था, जैसे 1565 का तालीकोटा युद्ध। हाँ। इसे राक्षसी तंगड़ी युद्ध भी कहते हैं। हाँ, सुना इसके बारे में। ये विजयनगर साम्राज्य के लिए विनाशकारी साबित हुआ। इसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर, इन 4 बहमनी राज्यों के संघ ने विजयनगर को हराया। ये याद रखना जरूरी है कि इसमें 5वां राज्य बरार वो शामिल नहीं था।
अच्छा, बरार नहीं था, और उस युद्ध के समय सत्ता असल में मंत्री रामराय के हाथ में थी, जो युद्ध में मारे भी गए थे। हाँ बिल्कुल। एक साम्राज्य का ऐसा पतन देखना काफी दुखद है। इतिहास के ऐसे मोड़ अक्सर व्यक्तिगत त्रासदियों से भरे होते हैं। सही कहा। ऐसा ही एक और निर्णायक युद्ध था 1761 का, पानीपत का तीसरा युद्ध। हाँ। इसमें अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। मराठा सेना की कमान असल में सदाशिव राव भाऊ के हाथ में थी, है ना? हाँ। पेशवा के चचेरे भाई। हाँ बिल्कुल। और इस युद्ध में मराठों का नुकसान बहुत भारी हुआ था। कितना भारी? बहुत ज्यादा। मराठों की ओर से इब्राहिम खान गार्दी जैसा कुशल तोपखाना प्रमुख भी मारा गया। इस हार का सदमा इतना गहरा था कि पेशवा बालाजी बाजीराव इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये मराठा शक्ति के उत्तर भारत में विस्तार पर एक जबरदस्त रोक थी। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों को खंगालने पर हमें विजयनगर और मराठा साम्राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था, कृष्णदेवराय और शिवाजी जैसे दूरदर्शी शासकों की रणनीतियां, विदेशी नजरों से देखा गया समाज और उनके उतार चढ़ाव तय करने वाले युद्धों की कई अहम बातें पता चलती हैं। हाँ, और ये सच में देखने लायक है कि कैसे सैन्य रणनीति, कला साहित्य को संरक्षण, राजस्व नीतियां और कूटनीति, ये सब मिलकर इन शक्तिशाली साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने की कहानी लिखते हैं। हर पहलू एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन साम्राज्यों के इतिहास, उनके उत्थान और पतन की कहानियों को देखते हुए क्या आज के दौर में शासन चलाने, अलग अलग संस्कृतियों को साथ लेकर चलने और बाहरी शक्तियों के साथ संतुलन बनाने के लिए कोई सबक सीखा जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज हमारे सामने ये जो स्रोत हैं, कुछ परीक्षा पत्र, कुछ नोट्स, इनमें गोता लगाते हैं, देखते हैं मध्यकालीन भारत की कला, साहित्य, धर्म, इन सब पर ये क्या रोशनी डालते हैं, क्या खास है इनमें? बिल्कुल, इसमें काफी कुछ है। वास्तुकला से लेके सूफी संतों और भक्ति आंदोलन तक काफी दिलचस्प चीजें हैं। हाँ, तो शुरुआत वास्तुकला से ही करें। फतेहपुर सीकरी का जिक्र है, पंचमहल, मरियम मकानी का महल अकबर के वक्त के। जी, मरियम मकानी का महल देखिए, उसकी बनावट पर शायद पंजाब के लकड़ी की नक्काशी का असर है। ये दिलचस्प है। पर्सी ब्राउन ने तो इसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। दिखाता है कि कैसे बाहर से आई शैलियां यहाँ की शैलियों से मिल रही थीं। अच्छा, और मोती मस्जिदें, एक आगरा में, एक दिल्ली में? हाँ, आगरा वाली शाहजहां ने बनवाई, ज्यादा अलंकृत है, और दिल्ली वाली औरंगजेब ने, वो थोड़ी कह सकते हैं सादगी पर जोर देती है। और दूसरी अहम इमारतें जैसे हैदराबाद की चारमीनार या बीजापुर का गोल गुंबद, ये भी तो हैं। अरे हाँ बिल्कुल, चारमीनार तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में बनवाई थी। कहते हैं प्लेग खत्म होने की खुशी में। शहर की पहचान है वो। और गोल गुंबद, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय का मकबरा, वो तो अपनी विस्परिंग गैलरी के लिए मशहूर है। आवाज कैसे गूंजती है वहां, गजब की इंजीनियरिंग है सच में। और वो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का, अकबर की गुजरात विजय की याद में। जी हाँ, वो तो भव्यता और शक्ति का प्रतीक है। बहुत ऊंचा दरवाजा है। और लाहौर का शाहदरा गार्डन, जहां जहांगीर का मकबरा है, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। बाग और मकबरा एक साथ। कमाल की इमारतें हैं। अच्छा, अब जरा साहित्य की तरफ देखें। कुछ अनुवादों का जिक्र है इन स्रोतों में? हाँ, ज्ञान का लेन देन खूब था। जैसे भास्कराचार्य की गणित की किताब थी लीलावती, उसका फारसी में अनुवाद हुआ। और अबुल फजल ने पंचतंत्र की कहानियों का अनुवाद किया अनवर-ए-सुहेली नाम से, ताकि जो नैतिक शिक्षाएं हैं वो फारसी जानने वालों तक भी पहुंचें। और अमीर खुसरो, उन्हें तूतिए हिंद क्यों कहा गया, इसका भी जिक्र है? हाँ, उनकी एक रचना है नूह सिपिहर, मतलब 9 आसमान। उसमें उन्होंने हिंदुस्तान की यहाँ के मौसम, यहाँ के ज्ञान, भाषाएं, संस्कृति, सबकी बहुत तारीफ की है। इसे धरती का स्वर्ग तक कहा। तो इसी वजह से उनको तूतिए हिंद, मतलब भारत का तोता, ये उपाधि मिली। वाह। और हाँ, अलबरूनी को नहीं भूलना चाहिए। उनकी किताबुल हिंद, वो पहले ऐसे मुस्लिम विद्वान थे जिन्होंने बाकायदा संस्कृत सीखी और पुराणों और भारतीय दर्शन को समझा। ये उस जमाने के लिहाज से बड़ी बात थी। सही कहा। अच्छा, साहित्य के साथ साथ उस दौर में धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल कैसा था? सूफी और भक्ति आंदोलन की बात भी है। हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। सूफियों में कई सिलसिले थे, मतलब अलग अलग परंपराएं। जैसे गुलबर्गा में सैयद गेसू दराज की खानकाह थी, मतलब उनका आश्रम या केंद्र, वो चिश्ती सिलसिले से थे।
वहीं एक नक्शबंदी सिलसिला था। ये थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं कट्टर था, शरिया पर बहुत जोर देता था और संगीत वगैरह के खिलाफ था। औरंगजेब भी इसी सिलसिले के शेख मासूम के अनुयायी थे। और चिश्ती सिलसिला वो तो काफी मशहूर है भारत में। जी, इसकी नींव तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में रखी और दिल्ली में हुए शेख निजामुद्दीन औलिया। कमाल की बात यह है कि उन्होंने 7 सुल्तानों का राज देखा, लेकिन कभी किसी के दरबार में नहीं गए। अपनी एक अलग हस्ती थी उनकी। और शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिरागे दहलवी कहते थे, मतलब दिल्ली का चिराग, उनकी नेकी और रूहानियत के लिए। और भक्ति आंदोलन, उसमें तो लगता है काफी विविधता थी। बिल्कुल, भक्ति आंदोलन ने तो एक तरह से समाज को झकझोरा, जाति पाति को चुनौती दी। जैसे संत नामदेव थे, उनके विचारों पर थोड़ा इस्लाम का भी प्रभाव दिखता है। फिर रामानंद हुए, वो भक्ति की लहर दक्षिण से उत्तर भारत लाए और उनके 12 शिष्य थे, जिनमें कबीर जुलाहे थे, रैदास चमड़े का काम करते थे, सेना नाई थे, मतलब हर वर्ग के लोग। हाँ, ये तो सामाजिक समानता की तरफ इशारा करता है। जी, और चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में कीर्तन को, मतलब ईश्वर के नाम गाने को, बहुत लोकप्रिय बनाया। असम में शंकर देव ने नाम घर स्थापित किए, जहां लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। ये आज भी वहां बहुत अहम है। तो मतलब धर्म और आध्यात्म के भी कई रंग थे। अच्छा, संगीत और कला के बारे में क्या? तानसेन का नाम तो आता ही है। हाँ, तानसेन, असली नाम राम तनु पांडे, अकबर के नवरत्नों में से एक। अबुल फजल ने तो उनके बारे में लिखा है कि पिछले 1000 साल में भारत में उन जैसा गायक नहीं हुआ। सोचिए जरा, 1000 साल में? ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और अमीर खुसरो का भी जिक्र जरूरी है। उन्हें ख्याल गायकी का और सितार और तबला जैसे साजों का आविष्कारक भी माना जाता है। बहुमुखी प्रतिभा थी उनमें। और चित्रकला? जहांगीर के बारे में सुना है कि वो बड़े पारखी थे। हाँ, जहांगीर को चित्रकला का बहुत शौक था और समझ भी थी। वो तो ये दावा करते थे कि अगर एक ही तस्वीर को कई पेंटर मिलकर बनाएं, तो वो बता सकते हैं कि कौन सा हिस्सा किस पेंटर ने बनाया है। अरे वाह! मतलब चेहरा किसने बनाया, हाथ किसने, ये सब कमाल है। हाँ, कुछ ऐसा ही। उनके दरबार में उस्ताद मंजूर थे, जो जानवरों और पक्षियों के चित्र बनाने में माहिर थे, और अबुल हसन थे, जो पोर्ट्रेट बनाने में उस्ताद थे। जहांगीर ने तो बिशनदास नाम के एक पेंटर को ईरान भेजा था, वहां के शाह अब्बास का असली चित्र बनाकर लाने के लिए। जबरदस्त। तो इन सारे स्रोतों को अगर हम एक साथ देखें, तो मध्यकालीन भारत सिर्फ लड़ाइयों और सल्तनतों की कहानी नहीं है। यहाँ तो वास्तुकला है, साहित्य है, संगीत, चित्रकला, अलग अलग धार्मिक विचार, सब एक साथ फल फूल रहे थे। एक बहुत ही रंगीन तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। और ये सब देखकर एक सवाल भी उठता है मन में कि ये जो अलग अलग संस्कृतियां थीं, अलग अलग विचार थे, कलाएं थीं, ये सिर्फ अगल बगल चल रही थी, या ये आपस में टकरा भी रही थीं, मिल भी रही थीं और मिलकर कुछ नया बना रही थीं? क्या उस जमाने के इस मेल जोल में या कभी कभी होने वाले टकराव में आज के लिए भी कोई सबक छिपा है? ये सोचने वाली बात है। उतर रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने कुछ स्रोत साझा किए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सामग्री जैसे लगते हैं, मतलब जानकारी का भंडार है इनमें। तो चलिए इसे खोलते हैं। हमारा इरादा सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं, बल्कि इस जानकारी के समंदर से वो मोती चुनना है जो मध्यकालीन भारत की तस्वीर को समझने में मदद करे। क्या कहते हैं? बिल्कुल। इस स्रोत सल्तनतों, खासकर मुगल काल की जो जटिल प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्थाएं थीं, यस, उन पे काफी रोशनी डालते हैं। हमारा लक्ष्य रहेगा इन व्यवस्थाओं की खास बातें, कुछ अनोखे तथ्य और उनके असली मायने समझना। यानी ये जानना कि उस जमाने में समाज चलता कैसे था असल में। तो फिर शुरुआत जमीनी स्तर से करते हैं। दक्कन में ये बलूतेदार कौन थे जिनका जिक्र मिलता है इन स्रोतों में? हाँ, तो इन दस्तावेजों के अनुसार ये गांव के कारीगर और सेवक थे, जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ई, नाई वगैरह। इनमें कुछ वतनदार होते थे जिनके पास गांव में काम करने और बदले में फसल का हिस्सा पाने का, आप कह सकते हैं, पुश्तैनी हक था। और कुछ बाहर से आकर काम करने वाले ऊपरी बलूतेदार भी होते थे। ये व्यवस्था एक तरह से गांव को काफी हद तक आत्मनिर्भर बनाती थी। दिलचस्प है ये स्थानीय व्यवस्था। अच्छा, अब अगर बड़े पैमाने पर देखें तो शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार, वो तो काफी प्रभावशाली लगते हैं। हाँ, वाकई शेरशाह ने प्रशासन को सुचारू बनाने पर बहुत ध्यान दिया। जैसा कि स्रोतों में बताया गया है,
उन्होंने पुराने मिलावटी सिक्कों की जगह चांदी का मानक रुपया, जो करीब 178 ग्रेन का था, और तांबे का दाम चलाया। इससे लेन देन में काफी आसानी हुई। और वजन और माप? हाँ, वजन और माप को भी मानकीकृत करने की कोशिश की। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए माल पर कर सिर्फ 2 जगह लगता था, राज्य में घुसते वक्त और बिक्री के समय। ये उस समय के हिसाब से देखा जाए तो काफी प्रगतिशील कदम था। और उनकी बनवाई सराएं और वो मशहूर सड़क-ए-आज़म। अरे वो भी कमाल की थी। सराएं सिर्फ यात्रियों के ठहरने की जगह नहीं थी, वो मतलब डाक व्यवस्था और खुफिया जानकारी पहुंचाने का भी केंद्र थी। और सड़क-ए-आज़म, आज की जीटी रोड, उसने तो व्यापार और सेना की आवाजाही को बहुत ही सुगम बना दिया। ये सब एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन की निशानियां हैं, सही मायनों में। तो शेर शाह ने तो एक तरह से नींव रख दी। फिर मुगलों ने इस पर, खासकर भूमि राजस्व प्रणाली में क्या जोड़ा? अकबर और टोडरमल का नाम तो बहुत आता है। सही कहा आपने। अकबर के दौर में राजा टोडरमल की जब्ती, या जिसे आईने दरसाला भी कहते हैं, वो प्रणाली 1580 के आसपास एक बहुत बड़ा कदम थी। इसमें ऐसा था कि पिछले 10 सालों की औसत पैदावार और भाव के आधार पर नकद लगान तय होता था, आमतौर पर उपज का 1/3। और अहम बात यह थी कि जमीन को उसकी उर्वरता और खेती होने की निरंतरता के आधार पर बांटा गया था। कैसे? मतलब अलग अलग तरह की जमीन? हाँ बिल्कुल। जैसे पोलज, जो सबसे उपजाऊ थी, जिस पर हर साल खेती होती थी। फिर परौती, जो 1-2 साल खाली रहती थी। फिर चाचर, जो 3-4 साल खाली छोड़ी जाती थी। और बंजर, जो 5 साल या उससे ज्यादा बंजर पड़ी रहती थी। अच्छा, यानी लगान तय करने का एक व्यवस्थित तरीका था जो जमीन की असलियत पर आधारित था। ये तो काफी आधुनिक सोच लगती है उस जमाने के हिसाब से। और जमीन अनुदानों का क्या? ये मदद-ए-माश और अल्तमगाह जागीर, इनमें क्या फर्क था? देखिए, मदद-ए-माश या सुयूरगल, ये मुख्य रूप से विद्वानों, धार्मिक लोगों और जरूरतमंदों को दी जाने वाली लगान मुक्त जमीन थी, और ये अक्सर वंशानुगत भी होती थी। दूसरी तरफ अल्तमगा जागीर, ये जहांगीर ने शुरू की थी। ये उन खास परिवारों को दी जाती थी जिन पर बादशाह मेहरबान होते थे। ये भी वंशानुगत थी, पर आमतौर पर इसे लगान मुक्त नहीं माना जाता था। थोड़ा फर्क था दोनों में। समझ गए। अच्छा, प्रशासन और राजस्व से जुड़े कुछ और शब्द भी हैं जिनका जिक्र है इन स्रोतों में, जैसे पाही काश्त, भरतुरेक, दस्तूर सर्कल, करोड़ी। इनका क्या मतलब था, जरा बताइए। हाँ जरूर। पाही काश्त वो किसान थे जो अपने गांव से बाहर जाकर दूसरे गांव में अस्थायी तौर पर खेती करते थे। भरतुरेक किसी जागीर से होने वाली असल सालाना आमदनी को कहते थे, मतलब जो वाकई में मिलता था। दस्तूर सर्किल राजस्व तय करने के लिए बनाए गए इलाके थे जहां एक जैसी दरें लागू होती थी, एक तरह के रेवेन्यू जोन। और करोड़ी, ये अकबर के जमाने के महत्वपूर्ण राजस्व अधिकारी थे। इनका काम था 1 करोड़ दाम वसूलना। आप कह सकते हैं ये शुरुआती दौर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे थे। अच्छा, तो मतलब पूरे साम्राज्य में राजस्व वसूलने के लिए एक काफी विस्तृत व्यवस्था थी। मुगल मुद्रा और वित्तीय व्यवस्था के बारे में और क्या खास पता चलता है? औरंगजेब के समय का जो चांदी का रुपया था, वो करीब 180 ग्रेन का था। टकसालें जैसे लाहौर, अहमदाबाद, दिल्ली की काफी संगठित थी। उनका जो मुखिया होता था, उसे दारोगाए टकसाल कहते थे। एक दिलचस्प बात यह है कि औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था। अच्छा, क्यों? शायद धार्मिक कारणों से, या ये सुनिश्चित करने के लिए कि पवित्र शब्द अपवित्र हाथों में न पड़े। स्रोत इस पर ज्यादा नहीं कहते। और हाँ, जहांगीर ने मनसबदारी में 2 अस्पा सी अस्पा प्रणाली शुरू की थी। वो क्या थी? वो एक तरीका था जिससे मनसबदार का जात पद बढ़ाए बिना उससे ज्यादा घुड़सवार रखने की उम्मीद की जाती थी। मतलब ये सैन्य और प्रशासनिक खर्च को नियंत्रित करने का एक उपाय था। व्यापार में हुंडी का खूब इस्तेमाल होता था। हुंडी मतलब आजकल के बिल ऑफ एक्सचेंज जैसी चीज। हाँ, सुना है। यहाँ तक कि बीमा की व्यवस्था भी थी। और हुंडी को अगर समय से पहले भुनाना हो तो जो छूट मिलती थी उसे 8 कहते थे। हुंडी और बीमा, ये तो वादे काफी उन्नत वित्तीय साधन लगते हैं उस दौर के हिसाब से। कमाल है। व्यापार की बात करें तो उसमें क्या बड़े बदलाव आ रहे थे? कुछ खास? स्रोत बताते हैं कि 15वीं सदी में जब चीनी जहाजों ने हिंद महासागर से हटना शुरू किया, तो उस खाली जगह को गुजराती व्यापारियों ने भरा और एशियाई समुद्री व्यापार पर उनका दबदबा काफी बढ़ गया। अच्छा। फिर 17वीं सदी में नील यानी इंडिगो का यूरोपीय व्यापार बहुत अहम हो गया। गुजरात का सरखेज और आगरा के पास बयाना इसके बड़े केंद्र थे। हालांकि बाद में वेस्ट इंडीज में नील की खेती शुरू होने से भारतीय नील को कड़ी टक्कर मिली
और इस व्यापार में गिरावट भी आई। और तकनीक या संस्कृति के बारे में कोई रोचक जानकारी मिलती है इन स्रोतों से? हाँ, एक मजेदार तथ्य ये है कि चरखे का पहला साहित्यिक उल्लेख ईसामी की फुतुहुस सलातीन में मिलता है। और सिंचाई के लिए रहट यानी वो फारसी पहिया, उसका पहला विस्तृत वर्णन बाबर ने बाबरनामा में किया है। अच्छा। और हाँ, गुलाब से इत्र निकालने की विधि का श्रेय नूरजहां की मां अस्मत बेगम को दिया जाता है। वाह। लेकिन यह भी सामने आता है कि तकनीकी विकास की गति थोड़ी धीमी क्यों थी। वजहें थी जैसे रोजिक जोखिम लेने से हिचक, पूंजी की कमी और कारीगरों को मुनाफे का बहुत छोटा हिस्सा मिलना। ये तेरा सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो मध्यकालीन भारत में प्रशासन और अर्थव्यवस्था की एक, कह सकते हैं, पेचीदा लेकिन गतिशील व्यवस्था थी। मानकीकरण की कोशिशें थीं, हुंडी और बीमा जैसे विकसित वित्तीय उपकरण थे, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते समीकरण भी साफ दिखते हैं। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं, बल्कि एक चलते फिरते समाज की कहानी है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन मध्यकालीन प्रशासनिक और आर्थिक ढांचों की विरासत ने भारत के आगे के रास्ते को, खासकर औपनिवेशिक काल और उसके बाद के भारत को, किस तरह से प्रभावित किया होगा? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। अगली बार तक खोजते